हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीटेट की जो सीडीपी है ये उसकी मैराथन है और हम इस वीडियो में पूरी कंप्लीट सीडीपी को डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो को देख करके आप अपने एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं। सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक है जो मैंने इस वीडियो में नहीं डाले हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा गला उतना बेहतर नहीं है। वो 3 टॉपिक काफ़ी लंबे हैं जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, बट उसके अलावा कंप्लीट सीडीपी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। आप इस वीडियो से आज अगर आप इसको देख रहे हैं, आई अश्योर यू, अगर आप सीटेट में इस वीडियो को देख कर भी जाकर बैठ जाते हैं तो आप आराम से 30 में से 25 ला सकते हैं और उन 3 थ्योरीज़ के बाद में 30 आउट ऑफ 30 आप ला सकते हैं। ठीक है, तो जो आप लोग ये मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं ना कि 5 लोगों को शेयर करो, 10 लोगों को शेयर करो तो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी या भगवान पाप दे देगा, तो उस तरीके से इस वीडियो को शेयर करना। वो मैसेजेस को शेयर मत किया करो नालायको। इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। पर बच्चा 5 बच्चों को 10 बच्चों को शेयर करो ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन हम लोग। और कंप्लीट सीडीपी का डिस्कशन रहेगा, बीच बीच में क्वेश्चंस भी लिए हैं कुछ कुछ टॉपिक्स के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इंटेलिजेंस की थ्योरीज। ठीक है, बुद्धि जो है, अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस का टॉपिक, तो यहाँ पे आपसे 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हैं फटाफट से। सिर्फ 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे इंटेलिजेंस के चैप्टर से पूछे जाते हैं सीटेट में। मैं बात करूं पहले तरह का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है इंटेलिजेंस की मीनिंग को लेकर के। इंटेलिजेंस क्या है, आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें इंटेलिजेंस के से रिलेटेड आपको जो है मीनिंग दिया होगा। दूसरे तरीके का क्वेश्चन बनता है इंटेलिजेंस में गार्डनर की थ्योरी से। यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज दी हुई इंटेलिजेंस की, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी गार्डनर की थ्योरी है जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आता है। आज तक सीटेट में गार्डनर कभी भी नहीं हटे हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका आईक्यू से लेकर के, जो आईक्यू का क्वेश्चन होता है उसको रिलेटेड, कोई आईक्यू से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें आपको आईक्यू फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन भी इंटेलिजेंस की परिभाषा से ही आ जाता है जिसमें नॉट एक्सेप्ट करके वो लोग इसको घुमा के थोड़ा सा पूछ लेते हैं। इस वीडियो में थोड़े से कई पॉज आपको मिलेंगे क्योंकि मैं 1 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूस बोल भी नहीं पा रही हूँ फिलहाल। मेरे गले से मुझे एकदम से खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। मैं इस वीडियो को आराम से मैनेज कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेलिजेंट जो है वो है क्या। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस में कई सारी चीज़ें हैं। द एबिलिटी टू लर्न, यानी कि लर्न करने की जो योग्यता है, कुछ सीखने की जो योग्यता है, वो आपकी क्या है? इंटेलिजेंस है, वो आपकी बुद्धि है। ठीक है, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं को पहचानने की क्षमता क्या है? आपकी इंटेलिजेंस है। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और एबिलिटी टू एडजस्ट। ठीक है, क्या होगा? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की योग्यता, समस्याओं का हल करने की योग्यता क्या है? इंटेलिजेंस में आता है। दूसरा क्या होगा? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी को समझने की योग्यता क्या है? इंटेलिजेंस है। एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, यानी कि किसी भी माहौल में एडजस्ट करने की एबिलिटी को भी हम क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस कहेंगे। इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक फैक्टर नहीं है, इंटेलिजेंस जो है वो एक योग्यता नहीं है, बल्कि एबिलिटीज़ का ग्रुप है, बहुत सारी योग्यताओं का क्या है? एक समूह है इंटेलिजेंस। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, जब पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, तो आपको उस ऑप्शन पे जाना है जहाँ पे ये लिखा हुआ कि इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट्स टू इट। ठीक है, आपको लिखा होगा इंटेलिजेंस का मतलब क्रिएटिविटी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्रिएटिव चाइल्ड है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको किस ऑप्शन पे जाना है जहाँ पे इंटेलिजेंस के बारे में ये लिखा हो कि इंटेलिजेंस क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि बहुत सारी एबिलिटीज़ का ग्रुप है। या फिर लिखा होगा इंटेलिजेंस इज अ ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़, या फिर मल्टी डायमेंशनल है, तो आपको उस ऑप्शन के साथ में जाना है। तो इंटेलिजेंस क्या है? किसी एक फैक्टर को नहीं दर्शाता, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो है इंटेलिजेंस के अंदर में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आईक्यू। अब इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का बन जाता है। आईक्यू, सबसे पहले आपको देखना है आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100 आपका। ठीक है, मानसिक आयु डिवाइडेड बाय आपकी वास्तविक आयु और इनटू में आपको मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है? 100 करना है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये मानसिक आयु क्या है। मानसिक आयु का मतलब होता है बच्चा अगर 5 साल का है लेकिन वो उसके अंदर समझदारी अगर 6 साल वाली है तो हम कहेंगे उसकी मानसिक आयु क्या है? 6 साल की है। भाई आप एक 5 साल के बच्चे को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दें और वो जो है उस प्रॉब्लम को उतना इफेक्टिवली सॉल्व कर पाए जितना 6 साल का बच्चा कर पाता है, इसका मतलब उसकी मानसिक आयु क्या है?
6 साल है, और उसकी वास्तविक आयु क्या है? 5 साल है। वास्तविक आयु मतलब जितने बड़े आप हो चुके हैं, आप पैदा होने से अब तक आपकी जो उम्र है वो आपकी वास्तविक आयु है। मानसिक आयु जितनी उम्र का आप सोच पाते हैं, जितनी आपके अंदर इंटेलिजेंस है, और इनटू में हमें क्या करना होता है? 100 करना होता है। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो 1904 में 1904 में किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने दिया था। ये ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की जाए, किसने दिया था? तो एल्फ्रेड बिने ने दिया था। तो ए जो लेटर है आपका, वो ABCD में आप देखेंगे सबसे पहले आता है ए, और सबसे पहला टेस्ट किसने दिया था? तो किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ए पहला लेटर है, और फर्स्ट टेस्ट, बिल्कुल पहला टेस्ट किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है। IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये जो IQ वर्ड होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो आप याद रखेंगे विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में। IQ का फॉर्मूला किसने दिया था? तो लुइस टर्मन ने दिया था 1916 में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें। IQ का कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने, IQ का फॉर्मूला दिया था लुइस टर्मन ने। और अगर हम बात करें मेंटल एज के कॉन्सेप्ट की, कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है, तो वो दिया था आपका बिने ने। ठीक है, आपको याद रखना है बिने ने क्या दिया था? मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, मेंटल है बिल्कुल ही, ये बिना सोचे समझे इसने ये कॉन्सेप्ट दे दिया। इस तरीके से याद रख लेना, बिने मतलब बिना सोचे समझे कॉन्सेप्ट दे दिया, मेंटल है। ठीक है, तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट बिने ने दिया था। ये 3-4 चीज़ें आपको बस थोड़ी सी याद रखनी। सीटेट में वैसे तो फैक्चुअल नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी कहीं पता नहीं हमारी किस्मत कई बार कैसे काम कर जाती है, तो पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखो कि IQ का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा, यदि राजू की मानसिक आयु जो है वो 12 है, मेंटल एज उसकी कितनी है? 12 है, एंड हिज एक्चुअल एज इज 10, यानी कि वास्तविक आयु कितनी है? 10 है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, एक बच्चा है राजू, 12 उसकी क्या है? मेंटल एज है, और उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 10 है। तो आप क्या करेंगे? 12 बटे में 10 इंटू में आप क्या करेंगे? 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 120 क्या आ जाएगी? उसकी बुद्धि लब्धि आ जाएगी, यानी IQ आ जाएगी। और इन तीनों में से कोई एक चीज़ गायब कर देगा। अगर मानसिक आयु दे दी है और उसके बाद में ये आपको 120 दे दिया जाए, बुद्धि लब्धि दे दिया जाए, और वास्तविक आयु निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो भी आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, या आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। ठीक है, एक ये है जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन की एक टेबल है, जिसमें कि कुछ कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। जैसे कि इडियट का जो रेशो होता है वो कितना होता है? 0 से लेके 24, जिसका IQ कॉन्सेप्ट होता है, IQ जो होता है, तो उसको हम इडियट बोलते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है जो बिलो एवरेज होता है 80 to 89, और नॉर्मल जो होते हैं, नॉर्मल पीपल कहाँ पे लाई करते हैं? 90 से 109 और 100 के बीच में आप बोल सकते हैं, नॉर्मल लोग यहाँ पे लाई करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है 140 से ऊपर वाले जो है वो आपके नियर जीनियस होंगे, 130 से 139 वाले आपके क्या होंगे? वेरी सुपीरियर होंगे। तो 3-4 भी याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कई बार कि कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, वो इस तरीके से काम करता है, जीनियस की कैटेगरी में आता है, तो उसका IQ क्वोशंट कितना होना चाहिए? तो आपको ऑप्शन में ये चीज़ क्या है? पता होनी चाहिए। ठीक है, गार्डनर की थ्योरी को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। गार्डनर की थ्योरी में आपकी क्या है? 8 प्रकार की बुद्धि बात की है गार्डनर ने बोला कि एक इंसान का जो दिमाग होता है वो 8 भागों में बटा हुआ होता है। जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसके दिमाग का कोई एक पार्ट काम करना बंद कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी खत्म है। उसकी बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, और वो सोच पाता है, चीज़ों को कर पाता है। ठीक है, तो गार्डनर ने बोला कि 8 तरीके की बुद्धि होती है। ठीक है, गार्डनर ने बोला कि 8 तरीके की बुद्धि होती है, जिसमें कि पहली बुद्धि उन्होंने बोला म्यूजिकल इंटेलिजेंस सब किस लोगों में पाई जाती है? जो कि साउंड को लेकर के, उसके रिदम को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे AR रहमान हो गए, लता मंगेशकर हो गई, तो उनमें क्या पाई जाती है? आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि संगीत में बुद्धि पाई जाती है। दूसरे की अगर हम बात करें तो होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि जो कि अपने शरीर के साथ में बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता है, उसको हम कहते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि जिसका अपनी बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। जैसे कि आप किसी भी क्रिकेटर का नाम ले सकते हैं, किसी भी डांसर का नाम ले सकते हैं, जैसे कि डांस इंडिया डांस में जो आपका रेमो डिसूजा है। ठीक है, तो उनका क्या है? बॉडीली काइनेस्थेटिक उनको हम कहा जाता है। लॉजिकल मैथमेटिक्स तीसरा टाइप है इनके इंटेलिजेंस का, यानी कि जो कि गणितीय बुद्धि जिनके अंदर में अच्छी होती है, वो होते हैं आपके लॉजिकल मैथमेटिक्स, यानी कि जिनके अंदर में गणित की अच्छी समझ होती है, जो कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होते हैं, हाइपोथेसिस बहुत अच्छी लगा लेते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो वो होती लॉजिकल। इंटरपर्सनल सेंसिटिव पीपल्स फीलिंग एंड मोटिव्स। इंटरपर्सनल, अब इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल दोनों में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। इंटरपर्सनल क्या होती है? जब आप दूसरों के बारे में, दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाते हैं, दूसरों के साथ में अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं,
तो होता है इंटरपर्सनल। जैसे हम बोलते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन, यानी 2 स्कूलों के बीच में कॉम्पिटिशन या 2 स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन, तो इंटरपर्सनल हो गया। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब अपने अंदर की बात, अंतर की बात, ठीक है। इंट्रापर्सनल यानी कि अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, वट यू फील, वट यू वॉन्ट, मेरा खुद का मन जो है वो क्या चाहता है, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ, अपने आप को समझना कहीं ना कहीं इंट्रापर्सनल में आता है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या आता है आपके सामने, फिर आता है आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, जो भाषा से संबंधित, फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन। भाई बोलना तो हर एक इंसान को आता है ना, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतना प्यारा बोलते हैं कि आप चाह के उन्हें मना नहीं कर पाते, वो आपसे काम निकलवा लेते हैं। मतलब कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जैसे पॉइंट हो गया एक, मतलब एक जगह पे आप भी घूमने जाओगे, आपको कह रहे हो उस जगह को डिस्क्राइब करो, तो आप क्या करोगे, आपको समझ में नहीं आया कैसे बोला, लेकिन एक पॉइंट को बोलो कि उस जगह को डिस्क्राइब करो, इतना सुंदर शब्दों में पिरो देंगे उसको, जैसे आपको लगेगा वहीं खड़े हो। तो इसका मतलब क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है उसके अंदर में। स्पेशल इंटेलिजेंस, विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D। स्पेशल इंटेलिजेंस किसकी होती है, अब आपको एक खाली प्लॉट दे दो और ये कहो बताओ इसमें क्या बन सकता है, तो आपका तो दिमाग घूम जाएगा, भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या बन सकता है। लेकिन वही चीज़ एक आर्किटेक्चर के सामने अगर जाती है, तो आर्किटेक्ट जो है वो देख करके बता देगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रूम निकल जाएंगे, यहाँ पे एक बाथरूम निकल जाएगा, यहाँ किचन निकल जाएगा, तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि इसको कहा जाता है, ठीक है। और होता है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक कौन होते हैं, जो कि नेचर के बारे में समझते हैं चीज़ों को, जो कि नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कहेंगे कि जो लोगों के साथ में अच्छे संबंध बना पाते हैं उसमें किस तरीके की इंटेलिजेंस है, तो वो होगी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जो खुद के इंटरेस्ट को, खुद के मोटिवेशन को समझते हैं, उनमें किस तरीके की बुद्धि पाई जाती है, तो वो क्या होंगे, इंट्रापर्सनल होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये पूछ लिया जाए कि एक इंसान जो है वो फूल पत्तियों को, पौधों को, उनकी भाषा को समझ पाता है, उनके प्रति संवेदना रखता है, ठीक है, वो किस तरीके का आदमी है, वो किस तरीके की इंटेलिजेंस रखता है, तो हम कहेंगे कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है उसके अंदर में। एक क्वेश्चन सीटेट में आता है कि पायलट में किस तरीके की बुद्धि है, ठीक है। तो एक बार सीटेट ने इसका आंसर ये दिया कि स्पेशल इंटेलिजेंस है, और एक बार सीटेट ने इसका आंसर ये दिया कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक किस तरीके से पायलट में, क्योंकि भाई पायलट को भी क्या है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी हैंड्स और आई का कोऑर्डिनेशन देख करके प्लेन को चलाना होता है, ठीक है। उसके सामने कोई रोड तो बना हुआ नहीं है, लेकिन वो कितने अच्छे तरीके से प्लेन को जो है वो चला पाता है, इसलिए उसको बोला जाता है बॉडीली काइनेस्थेटिक उसके अंदर में इंटेलिजेंस है। और स्पेशल इसलिए बोली जाती है, एक बार जब बॉडीली काइनेस्थेटिक नहीं दिया हुआ था ऑप्शन में, तो स्पेशल लिया था, क्यों, क्योंकि उसको स्पेस का भी अंदाजा है कि उसको किस तरीके से प्लेन को चलाना है। तो इसी तरीके से आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गार्डनर की थ्योरी में सिर्फ इतनी सी बात थी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हिंदी में दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवीजन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। लिंग एक सामाजिक निर्माण के रूप में। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, और बहुत ही ज़्यादा ईजी आपका टॉपिक है, ठीक है। जेंडर से सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, सेक्स और जेंडर दोनों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि जैविक संरचना है। सेक्स मतलब जो आपको भगवान ने बना करके भेज दिया, लड़की है तो लड़की है, लड़का है तो लड़का है, ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल है, आपको अपनी जीन्स से मिला है, आप अपने माता पिता से मिला है, भगवान ने आपको बना दिया, आपका सेक्स लड़की है लड़का होना। जेंडर क्या होता है, हिंदी में आप देखोगे तो दोनों लिंग रहेंगे, तो आप इसको जरूर इंग्लिश में चेकआउट करना, ये क्वेश्चन जब भी जेंडर से आपके पेपर में आता है। जेंडर का मतलब क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। मतलब कि ये किस कॉपी में, किस किताब में लिखा है कि लड़कियां जो है वो घर का काम करेंगे और लड़के जो है वो बाहर का काम करेंगे, ठीक है। ये किस किताब में लिखा है कि लड़कियों को पिंक पहनना चाहिए और लड़कों को ब्लू पहनना चाहिए, ये किसने बनाया है, ये हमारे समाज ने बनाया है। तो ये जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि समाज का बनाया हुआ है। लड़कियां क्या करेंगी और लड़के क्या करेंगे, लड़कियां क्या नहीं करेंगे, लड़के क्या नहीं करेंगे, ये किसका बनाया हुआ है, समाज का बनाया हुआ। बट सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो आपको भगवान ने बना करके भेजा है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। इसके अलावा 4 चीजें और है जो इस टॉपिक में है, और आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। जेंडर रोल क्या है, जेंडर बायसनेस क्या है, स्टीरियोटाइपिंग क्या है, जेंडर इक्वलिटी क्या है, ठीक है। ये आपका टॉपिक यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले आपको देखना है जेंडर रोल क्या है। जेंडर रोल में भाई समाज ने कुछ रोल डिसाइड कर दिए हैं कि महिलाएं ये काम करेंगी और पुरुष जो है वो काम करेंगे, ठीक है। तो ये कहा जाता है जेंडर रोल, जो कि समाज ने निर्धारित किए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका बायसनेस और स्टीरियोटाइपिंग से आता है, 2 आप कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आराम से फंस जाएगा यहीं से। जेंडर बायसनेस क्या होता है, बायसनेस का मतलब होता है किसी भी एक जेंडर की तरफ, किसी भी एक लिंग की तरफ ज्यादा झुकाव होना। लड़कियों की तरफ झुकाव होना तो भी जेंडर बायसनेस है। एक क्लास टीचर जो है वो लड़कों से ज्यादा इंटरेक्शन करता है, लड़कियों से नहीं करता है,
क्या कहेंगे आप उसको? जेंडर बायसनेस कहेंगे। ठीक है, अगर आप ये कहें कि ये काम जो है एक लड़की को आप मैथ्स में कमज़ोर समझते हैं, लड़कियां जो है मैथ्स में कमज़ोर होती है, डांस वगैरह के लिए, आर्ट वगैरह के लिए अच्छी रहती है, लेकिन लड़के जो होते हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? जेंडर बायसनेस है। लेकिन स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? एक जो धारणा बनी हुई है आपके दिमाग में, सॉरी लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था वो स्टीरियोटाइपिंग का। बायसनेस मतलब किसी भी एक जेंडर की तरफ ज़्यादा झुकाव होना, ज़रूरी नहीं लड़कियों की तरफ हो, लड़कों की तरफ भी झुकाव है तो भी बायसनेस होगा। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है? एक घिसा पिटा रीति रिवाज जो आप सदियों से सुनते आ रहे हैं और आज तक उसको चला रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है आपका, कि लड़कियों को जो है घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, और लड़कों को जो है वो किचन का काम नहीं करना चाहिए, घर का काम नहीं करना चाहिए, बाहर के काम करने चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का काम करती है। ठीक है, जब भी आपसे बात की जाए जो एक समाज की घिसी पिटी रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में, रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में बात की जाए तो उसको हम कहेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात हो रही है। एक क्वेश्चन और आता है, जब समाज से कोई निराली बात की जाती है, ये कहा जाता है कि महिलाएं बहुत अच्छी ड्राइवर होती हैं और पुरुष जो हैं वो घर में खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो ये जो है ये किस तरीके का कथन है? तो आप ये कहेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को चुनौती देने वाला कथन है। मतलब समाज से निराली बात जब भी यहाँ पे कही जाएगी तो वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को चुनौती देने वाला कथन होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जेंडर से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर इज एंड डैश। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जेंडर जो है वो क्या है? इनेट क्वालिटी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल एंटिटी है, या फिर फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जेंडर क्या है आपका? सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि सामाजिक संरचना है। अगर यहाँ पे लिखा होता सेक्स क्या है तो आप बोल देते कि ये क्या है? बायोलॉजिकल एंटिटी है। दोनों में आपको ध्यान रखना है। हिंदी में आपको यहाँ पे लिंग ही लिखा मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश वाले उसमें जाकर के जरूर देख लेना। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करके देख लेना। जेंडर क्या होगा? सोशल कंस्ट्रक्ट होगा। सेक्स लिखा होगा तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। मतलब कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, खिलौने यानी कि गुड़िया से लड़कियां खेलेंगी और जो आपका गन है उससे लड़के खेलेंगे। पहनावे की वस्तुएं, गुलाबी रंग लड़कियों का होता है, नीला रंग लड़कों का होता है। घरेलू सामग्रियां हो गई, व्यवसाय हो गए, रंग हो गए, उनको लिंग के साथ में संबंधित करना क्या दिखाता है? क्या दिखाता है आपका? कि इवॉल्व्ड जेंडर आइडेंटिटी को दिखाता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दिखाता है, जेंडर थ्योरी को, या फिर जेंडर रेलेवेंस को। तो एक किसको दिखाता है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दिखाता है। एक रूढ़िबद्ध विचार है कि हाँ, लड़कियों को पिंक पहनना चाहिए, लड़कों को ब्लू होना चाहिए, लड़कियों के खिलौने पिंक रंग के और लड़कों के ब्लू कलर के होने चाहिए। ये क्या है? एक स्टीरियोटाइपिंग है, एक रूढ़िवादी विचार है। किसी किताब में, किसी ग्रंथ में ये लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये समाज ने बनाया है जो कि एक रूढ़िवादी रूप से चले आ रहे हैं। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। ठीक है, अब क्या बोला गया? पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण कौन करता है? समाज करता है कि भाई महिलाएं ये करेंगी, पुरुष ये करेंगे। ये स्टेटमेंट किसको आर्टिकुलेट करता है? किस कथन को दर्शाता है? जेंडर एज एन इनहेरिट कॉन्स्ट्रक्ट, इनहेरिट कंस्ट्रक्ट है। इनहेरिट तो भगवान ने बोला ही नहीं है ना कि लड़कियां ऐसा करेंगे और लड़के ऐसा करेंगे, भगवान ने तो नहीं बोला। ठीक है, हेरिडिटी एंडोनमेंट भी ये नहीं है, इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट भी नहीं है। ये क्या है आपका? सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है। तो लैंगिकता क्या है? एक सामाजिक अवधारणा है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया। ठीक है, तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे जेंडर के बारे में। अब समझते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, इंटेलिजेंस और आपका जेंडर। अब हम देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो ग्रोथ क्या है? अगर हम बात करें तो जो हमारी लंबाई, हमारी ऊंचाई, हमारी भार, हमारे जो देखने में जो एस्पेक्ट हमारा आपको दिखाई देता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं? आंखों से देख सकते हैं। एक छोटे बच्चे को आपने आज देखा है, 2 साल बाद देखेंगे, कहेंगे अरे वाह, ये तो 2 साल का हो गया, बड़ा हो गया, है ना? तो कैसे पता चला आपको? उसकी लंबाई, हाइट, उसकी चौड़ाई देख करके पता चला। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? जो आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को प्रभावित करता है, जैसे कि आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट, आपका कॉग्निशन लेवल पे आपका डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि क्वालिटी बेस्ड होता है, और जो क्वांटिटी में आप चीज़ों को नाप सकते हैं उसको हम किस में रखते हैं? वृद्धि में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका आपको समझ में आ जाएगा मीनिंग भी और अंतर भी। डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, मतलब कि मात्रात्मक है। जो चीज़ें मात्रा में नाप सकते हैं, यानी आपकी हाइट, आपकी उम्र, आपका वेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? वृद्धि में काउंट होती हैं। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव होता है, यानी आपकी भाषा में जो एक मेच्योरिटी आई है, आपके इमोशंस में जो एक मेच्योरिटी आई है, आपके मानसिक स्तर में जो एक मेच्योरिटी आई है, उसको आप नाप नहीं सकते कि आपकी समझ जो है वो
1 किलो बढ़ गई या 2 किलो बढ़ गई। जब आप छोटे थे तो आपके अंदर 1 किलो समझ थी, आज की डेट में आपके अंदर में 3 किलो समझ है। हम नहीं नाप सकते, इसका मतलब क्या है, क्वालिटेटिव चेंज है वो। ग्रोथ रेफर टू फिजिकल चेंजेस ऑन दी, ग्रोथ जो है वो आपके शारीरिक जो आपके परिवर्तन होते हैं उसको रेफर करती है। और डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल चेंजेस को दर्शाता है, जैसे कि कॉग्निटिव यानी जो आपका जो संज्ञान का जो विकास होता है, फिजिकल यानी आपका जो शारीरिक विकास होता है, सोशल यानी आपका सामाजिक विकास, इमोशनल यानी कि आपका जो सांवेगिक विकास होता है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आ जाती हैं। ग्रोथ स्टॉप विद मेच्योरिटी, ग्रोथ जो है आपकी जो वृद्धि होती है वो मेच्योरिटी के साथ रुक जाती है। ऐसा होगा ना, आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा की हाइट वो अभी तक थोड़ी ना बढ़ रही है, उनकी ग्रोथ क्या है, एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड पे आकर के रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। आप जिंदगी भर कुछ ना कुछ बेहतर सीखते रहते हैं और आपका विकास होता रहता है हर एक क्षेत्र में। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, जो ग्रोथ है उसको वो सीखने से अफेक्टेड नहीं होगी। आपको कुछ आता है चाहे नहीं आता है, आपकी हाइट अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वो लर्निंग और एक्सपीरियंस से अफेक्ट होगा। आपका जो विकास है, आपके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो आप जितना सीखेंगे, जितना चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में जितने आप धक्के खाएंगे उतना ही आपका विकास होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ग्रोथ है कैन बी मेजरेबल, मेजर किया जा सकता है, वृद्धि को नापा जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड, यानी कि इसको क्या है, मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। ग्रोथ इज एक्सटर्नल, जो आपकी वृद्धि है वो आपकी बाहरी होती है, और जो आपका डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल इन नेचर होता है, यानी कि जो आपका अंदर होता है वो आपके सामने दिखाई नहीं देगा। कोई इंसान आपके सामने खड़ा है, जब तक वो बात नहीं करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तब तक आप नहीं बता सकते कि उसका विकास कितना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका जो डेवलपमेंट होते हैं उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो डेवलपमेंट के जो अगर मैं बात करूं 3 टाइप आपके जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, पीसीओ से। आप याद रखना, कॉल किससे करते थे हम पुराने ज़माने में, पीसीओ से कॉल करते थे। तो डेवलपमेंट के मेन जो होते हैं वो 5 ब्रॉड टाइप होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट आपका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, और उसके बाद में सोशल डेवलपमेंट और आपका इमोशनल डेवलपमेंट। तो आप क्या करेंगे, पीसीओ से याद रखेंगे, पीसीओ से हम कॉल करते थे। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, और क्या होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो आपका किस में आ जाता है, कॉग्निशन में ही आ जाता है। भाई आपका जो भाषा होती है उसको आप कहीं पे भी हाथ में लेकर के नहीं घूमते, कहाँ होती है, आपके दिमाग में होती है। तो इनको हम एलोबरेट करके अगर बताएं तो कॉग्निटिव हो जाता है, मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। लेकिन ब्रॉड टाइप कितने होते हैं इसके, ब्रॉड टाइप आपके 5 होते हैं, जिसमें कि हम पहला मानते हैं फिजिकल डेवलपमेंट को, दूसरा हम मानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, तीसरा हम मानते हैं सोशल डेवलपमेंट को, और चौथा हम डालते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को। सोशल के अंदर आपका मॉरल डेवलपमेंट आ जाता है, और कॉग्निटिव के अंदर आपकी लैंग्वेज आ जाती है, इमोशनल भी आपका मॉरल के अंदर ही आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब हम बात करें इन डेवलपमेंट के बारे में, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जब बच्चे के संज्ञान में डेवलपमेंट होता है, जब आप मानसिक तौर पर बेहतर बनते हैं तो वो होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, जब आप मॉरलिटी के मामले में बेहतर बनते हैं। जब बच्चा छोटा होता है उसको ये नहीं पता ये नैतिक चीज़ है या नैतिक चीज़ है, धीरे धीरे समाज के साथ में रहते रहते हमें चीज़ें पता चलने लगती है, अच्छा ये चीज़ जो है चोरी करना पाप होता है, झूठ बोलना पाप होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर ये डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, भाई जब आप छोटे थे 1 साल के थे तो एक खिलौने के लिए वही शॉप में लेट जाया करते थे ऐसे हाथ पैर मार के कि नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन आज जब आप 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तो आप क्या हो गया, आपके अंदर उन इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया। आपको पता है आपको कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ पे गुस्से को पी जाना है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है। तो क्या हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट आ गया आपके अंदर में। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट एक तरीके के ग्रोथ होता है जिसमें कि जो कि आपको दिखाई दे सकता है, सामने खड़े आदमी आप देख सकते हो कि इसकी जो फिजिक में कितना डेवलपमेंट हुआ है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाई बच्चा जब छोटा होता है तो उसको कुछ नहीं बोलना आता, धीरे धीरे करके बाबा चाचा पापा बोलना सीखता है, फिर उसके बाद में सेंटेंसेस बोलना सीखता है, और फिर उसके बाद में देखो ऐसे पीपीटी बना करके और फिर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो क्या हो गया, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया। सोशल डेवलपमेंट, जब आप समाज के साथ में आप अंतर क्रिया करके चीज़ों को सीखते हैं, समाज के साथ में आप क्या करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, सीखते हैं। जब आप सबसे पहले आप अपनी फैमिली सीखते हैं, फिर आप स्कूल में जाते हैं, तो क्या होता है आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी कि समाज के साथ में आपका जो डेवलपमेंट होता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है उसको देखते हैं फटाफट से। बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, तो पहला आपका होता है इन्फेंसी काल, यानी कि आपका होता है शैशव काल, जिसको कि हम कहते हैं बर्थ टू 2 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल मानी जाती है। लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल,
और एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था 13 से 19 साल जो है आपकी मानी जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन किस चीज़ से बनता है, जो इनकी विशेषताएं हैं, जो अलग अलग स्टेज की अलग अलग विशेषताएं हैं, उससे क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, तो मेन मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आपको याद रखने। इन्फेंसी स्टेज की सबसे ज़्यादा बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो बच्चे के अंदर आ जाती है, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस होना। ठीक है, बच्चा क्या है 2 साल का होते होते 7-8 महीने का होते होते क्या होता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। भाई आपने कोई चीज़, अगर वो एक मतलब 6 महीने का था, आपने कोई चीज़ कहीं छुपा दी तो बच्चे को लगेगा कि वो जो है ऑब्जेक्ट जो है वो दुनिया से गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होने लग जाता है, आपने ये कहा ये फ़ोन जो है गायब हो गया बेटा, चिड़िया लेगी, अब वो कहेगा मम्मा अब और बेवकूफ़ मत बनाइए, चिड़िया नहीं लेके गई, आपके पास ही है, छुपाया हुआ है आपने, दे दो मुझे। वो रोएगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। रैपिडली डेवलपमेंट, अगर बात की जाए आपसे कि भाषा का डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट रैपिड कब होता है, तो इन्फेंसी से लेकर के अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से बच्चे का विकास होता है। अगर इन्फेंसी दिया हुआ है तो आप इन्फेंसी पे जाएंगे, अगर इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड का ग्रुप दिया हुआ है तो आप इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के ग्रुप पे जाएंगे। अगर पूछा जाए कि भाषा के विकास के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे तेज़ी वाला जो काल कौन सा होता है, सेंसेस जो होते हैं वो टीचर होते हैं, सेंसेस उसकी ज्ञानेंद्रियां ही उसके अध्यापक होते हैं, वो सब कुछ अपने सेंसेस से ही सीखता है, हर चीज़ को टच करके देखता है, छू के देखता है, तोड़ मरोड़ के देखता है। तो क्या होते हैं, सेंसेस उसके टीचर्स होते हैं इन्फेंसी पीरियड में। ठीक है, अपने सेंसेस के थ्रू ही वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वॉइस और टच को रिस्पॉन्स करने लगता है, और सेपरेशन एंजाइटी होती है। भाई माँ की गोद से अगर आप उसको लोगे तो एकदम से रोने लगेगा। तो ये किस में होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है। याद रखना है आपको, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की है। चलिए अर्ली चाइल्डहुड को देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, 2 से 6 साल की उम्र का जो बच्चा होता है वो इस स्टेज में होता है। पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है, यानी कि बाल्यावस्था से पहले की स्टेज है। प्री स्कूल एज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है फॉर्मल रूप से स्कूल जाना शुरू नहीं करता है, प्ले वगैरह में जाता है, अलग बात है। टॉय एज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा अपना ज़्यादातर टाइम जो होता है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो किस में बिताता है, अपने खिलौनों के साथ में ज़्यादा टाइम बिताता है, उनके साथ में खेलना पसंद करता है बच्चा। ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है, बच्चा कुछ कुछ काम खुद से करने लगता है, जैसे खुद से खाना खा लिया, खुद से अपने कपड़े पहन लिए। ठीक है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है, बच्चा बहुत नए नए वर्ड सीखता है। ठीक है, हर जगह से वो नए नए वर्ड सीख लेता है। ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के अंदर में होता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या है, सोचेगा कि संसार का केंद्र मैं ही हूँ, भाई सारी चीज़ें मुझसे शुरू होती है, मुझ पे खत्म होती है। बच्चे के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, दुनिया भर के क्वेश्चंस पूछता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। इमिटेटिव बिहेवियर होता है, फैमिली का एक एक्टिव मेंबर बन जाता है। सोशलाइजेशन जो है वो घर से थोड़ा सा बाहर भी होता है बच्चे का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको याद रखनी है, अर्ली स्कूल में, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, टॉय एज कौन सी होती है, प्री स्कूल एज कौन सी होती है, अर्ली चाइल्डहुड होती है। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भाई कई दुश्मन है आज तो सबसे पहला दुश्मन मेरा गला, ठीक है, वो नहीं काम कर रहा, और दूसरा ये रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो मतलब पता नहीं मैं इस पीपीटी को कैसे शूट करूँगी और कैसे इसको रिकॉर्ड करूँगी, मुझे नहीं पता, बट कोशिश मेरी पूरी है कि मैं कर दूँ। ठीक है, तो चलिए लेटर चाइल्डहुड को देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 7 से 11 साल की वर्ष के बच्चे को उत्तर बाल्यावस्था में माना जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, गैंग एज कहा जाता है। गैंग एज यानी कि बच्चा जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में रहना पसंद करता है। गैंग मतलब ये नहीं है कि वो गुंडों वाली गैंग, यहाँ पे क्या है, बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ में रहना पसंद करता है, अपने हम उम्र जो बच्चे होते हैं उनके साथ में रहना पसंद करता है। अर्ली स्कूल एज इसको कहा जाता है। क्वारलसम एज होती है क्योंकि बच्चे के क्या होते हैं, झगड़े भी होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। प्ले एज इसको कहा जाता है, बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। और जो स्कूल होती है वो मेन एजेंसी होती है बच्चे की सीखने की जो होती है। तो गैंग एज अगर आपको पूछा, सबसे मेन पॉइंट क्या है, गैंग एज। अर्ली चाइल्डहुड का क्या है, टॉय एज और प्री स्कूल एज कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड क्या है, गैंग एज कहा जाता है। 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी अर्ली चाइल्डहुड की और लेटर चाइल्डहुड की। ठीक है, चलिए अगली स्टेज है आपकी एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस क्या होता है आपका, किशोरावस्था जिसको हम कहते हैं। 13 से 19 साल की जो आयु होती है आपकी, वो होती है आपकी किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था इसको कहा जाता है। स्टैनले हॉल ने इसको कहा है कि स्ट्रेस और स्टॉर्म यानी कि तनाव और तूफान की अवस्था का है। आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है इसको। ठीक है, कि बच्चे के अंदर में आइडेंटिटी क्राइसिस आता है एडोलेसेंस के टाइम में। बहुत ज़्यादा फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर में, एक ट्रांजिशन टाइम होता है बच्चे का।
इसको मिरर एज भी पूछा जाता है कि मिरर एज कौन सी होती है, जब हम अपने आप को 4 बार निहारते हैं आईने के सामने खड़े होकर के, तो वो भी आपकी एडोलेसेंस होती है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है, एक्टिव मेंबर बनता है बच्चा सोसाइटी का। 3 चीज़ें इसमें पूछी जाती है। स्ट्रेस और स्ट्रॉम की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, एडोलेसेंस होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस किस अवस्था में होता है, तो एडोलेसेंस में होता है। और मिरर एज कौन सी होती है, तो आप कहेंगे एडोलेसेंस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, यानी कि जो बच्चे का विकास होता है, जो इंसान का विकास होता है, उसमें निरंतरता का सिद्धांत होता है। निरंतरता का मतलब वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है, डेवलपमेंट आपका होता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है, हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। आपकी क्लास में 25 बच्चे होंगे तो 25 के 25 एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट अलग होंगे, लोग भाषा अलग होंगी, दिखने में अलग होंगे। 2 जुड़वा बच्चे भी पूरी तरीके से 100% सेम नहीं होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी कि सिद्धांत की दिशा का सिद्धांत होता है। एक होता है सेफेलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल क्या होता है, जब बच्चे का जो विकास होता है वो उसके सिर से पैरों की तरफ जाता है तो उसको हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। और मैंने आपको याद भी करवाया था कि सेफेलो स से शुरू होता है और सिर भी स से शुरू होता है, तो आप दोनों को याद रखना। सेफेलोकॉर्डल यानी कि सिर से पैरों की तरफ जब बच्चे का विकास होता है, यानी कि बच्चे का पहले सर डेवलप होता है, उसके बाद में उसके आगे के जो पार्ट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, इसका मतलब सेफेलोकॉर्डल। और प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाता है, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि उसका हार्ट का डेवलपमेंट होना, फिर उसके बाद में उसके बाहर के हिस्सों का डेवलपमेंट होना, वो होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। डेवलपमेंट फॉलो आ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, विकास एक प्रतिमान का अनुसरण करता है। वैसे तो हम ये कहेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, और वैसे हम ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पैटर्न का वो करता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि हर बच्चा जो है इंडिविजुअली तो अलग है, लेकिन जो उसकी विकास होती है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करती है। मतलब कि 1 साल का बच्चा जो है अगर इंडिया में चलने लग जाता है तो फॉरेन में भी क्या होगा, लगभग 1 साल का बच्चा ही चलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि फॉरेन का बच्चा होगा तो वो क्या होगा, दूसरे महीने में ही चलने लग जाएगा। ठीक है, इंडिया का बच्चा अगर 6 महीने में बैबलिंग करने लगता है, ब ब ब मामा बोलने लगता है, तो इंडिया से बाहर किसी भी देश का बच्चा जो होगा वो 6 या 7 महीने की एक एवरेज एज में ही क्या है बोलने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो पैदा होते ही बोलने लग जाएगा। तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न है जो हर बच्चे के अंदर होता है डेवलपमेंट में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। सबसे पहले बच्चा जो होता है वो जनरल चीज़ों को सीखता है, फिर स्पेसिफिक चीज़ों को सीखता है। ठीक है, जनरल यानी कि जो उसके आसपास की सामान्य चीज़ें होती है उसको सीखता है, और उसके बाद में वो विशिष्ट की तरफ जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल चीज़ों का विकास पहले होता है, यानी कि उसके हाथ पहले बनते हैं, उसके बाद में उसका उंगलियों पर कंट्रोल आने लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बच्चा पहले सरल चीज़ों को सीखता है, फिर जटिल चीज़ों को सीखता है। हमारा जो करिकुलम होता है वो भी इसी हिसाब से बना होता है। बच्चे को हम सबसे पहले ABCD सिखाते हैं, फिर हम सिखाते हैं BAT कैट CAT कैट, ठीक है, सॉरी BAT बैट CAT कैट, यानी सरल चीज़ों को पहले और जटिल चीज़ों को बच्चा बाद में सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, यानी कि जो हम एक बिल्कुल ही अपनी भाषा में कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, यानी कि हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भविष्यवाणी कर पाते हैं बच्चे की जो हरकतें होती है, बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है उसको देख करके ये आगे जा करके अपनी लाइफ में क्या करने वाला है, तो उसके डेवलपमेंट का क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि जो विकास के जितने भी आयाम हैं आपके, वो आपस में क्या है, जिनका परस्पर क्या होता है, संबंध होता है। बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा, उसके भाषा के विकास में फर्क पड़ेगा। अगर बच्चे का भाषा का विकास ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों से उसका सोशल डेवलपमेंट में फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब बच्चे का जो विकास के जो सारे आयाम है वो परस्पर क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बच्चे का जो विकास है वो जॉइंट प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। अगर आपको कोई ये कहे कि बच्चे के विकास में हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट, तो आप ये क्या कहेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इक्वली दोनों के दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर, यानी प्रिंसिपल जो है, विकास जो है वो लंबवत ऐसे नहीं होता, कभी भी सीधा नहीं चलता, बल्कि वो इस तरीके से चलता है, वर्तुलाकार होता है। यानी बच्चा जो है वो एक टाइम पे स्पीड में विकास करता है, फिर कुछ टाइम के लिए रेस्ट होता है उसके जो डेवलपमेंट में, और फिर उसके बाद में वो फिर से विकास करता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे क्या, सारे बच्चे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में आप देखेंगे 5 साल तक जो है बच्चा बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, फिर एक टाइम पे आकर के उसकी हाइट वगैरह आप देखते हैं जैसे रुक सी गई है, और फिर उसके बाद में दोबारा जाकर के एडोलेसेंस में क्या होगा, एकदम से उसका जो विकास जो होगा वो तेज़ी से होगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुवांशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो हेरिडिटी क्या होती है, अनुवांशिकता क्या होती है। अनुवांशिकता सीधी सी बात है, जो आपको आपके माँ बाप से गुण मिले हैं वो आपकी क्या है, अनुवांशिकता है। जो आपको जीन्स से मिला है, आपके पेरेंट्स से मिला, आपके दादा दादी से मिले हैं। भाई सबसे पहले बच्चा पैदा होते ही हम लोग एक चर्चा होती है घर में, सबसे पहले हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में क्या कहेंगे, अरे बताओ तो ज़रा किसके जैसा लग रहा है ये। कोई कहेगा अरे मम्मी जैसा लग रहा है ये तो, अरे नहीं नहीं ये तो पापा पे गया है बिल्कुल। दादी कहेंगी नहीं नहीं देखो इसकी आंखें तो मेरे जैसी हैं। वो क्या है, सारी चीज़ें हेरिडिटी से रिलेटेड है। बच्चे की जितने भी उसकी आँख नाक कान, ठीक है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, हाँ, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस भी क्या होती है, हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। जो उसको जीन्स उसके माँ बाप से मिले हैं वो हेरिडिटी में काउंट होते हैं। ये क्या है आपका एक स्टैटिक फैक्टर है, स्थिर फैक्टर है। इन्वायरमेंट क्या होता है, हेरिडिटी के अलावा जो कुछ भी आपके आसपास में जितनी चीज़ें आप गिन सकते हो वो सारी क्या है आपकी एनवायरमेंट है। एक मनुष्य अपने आप में जीरो होता है, उसके अंदर दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो उसकी अनुवांशिकता और एक उसका वातावरण अपने आप में, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वातावरण क्या होता है, एक डायनेमिक फैक्टर होता है। भाई आज आप यहाँ हैं तो आपका वातावरण यहाँ का, इंडिया का वातावरण आपको मिला हुआ है। अगर आप फॉरेन चले जाते हैं तो आपका वातावरण बदल जाएगा 1 मिनट में। लड़की जो है वो मायके में है तो उसका वातावरण अलग है, ससुराल में चली जाएगी तो उसका क्या होगा, एनवायरनमेंट बदल जाएगा। तो हेरिडिटी क्या है, स्टैटिक फैक्टर है, स्थिर रहेगी। जो आपको आपके माँ बाप से मिल गया अब आपके पास में वही रहने वाला है। आपके पास में अगर काले बाल हैं तो आप उसको कलर बेशक करवा सकते हैं, लेकिन आप उसको अपने जीन्स के थ्रू आपके वो बाल जो है वो बदले नहीं जा सकते हैं। आपकी हाइट जितनी आपको आपके पेरेंट्स से मिल गई उसकी उतनी आपको मिल गई, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते किसी दुकान में जा करके। डायनेमिक फैक्टर होता है आपका जो होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें आगे इसके बारे में, नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेचर वर्सेज नर्चर क्या होता है, सॉरी ओफो, नेचर वर्सेज नर्चर क्या होता है। नेचर होता है आपका क्या, जो आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। नेचर किससे रिलेटेड होता है, आपकी हेरिडिटी से। और नर्चर किससे रिलेटेड होता है, आपके एनवायरनमेंट से। भाई आपको पालन पोषण कैसा मिला, एनवायरनमेंट कैसा मिला, शिक्षा कैसा मिला, समाज कैसा मिला आपको, वो सारा क्या होता है आपका नर्चर में होता है। ठीक है, आवर जेनेटिक डिटरमाइन आवर बिहेवियर, आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आर एबिलिटी आर इन नेचर। नेचर में आती, कहते हैं ना इस बंदे का नेचर कभी नहीं बदल सकता, दैट मीन्स उसकी हेरिडिटी कभी नहीं बदल सकती। नर्चर मतलब कि एनवायरनमेंट, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, हमारा लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, डिटरमाइन आवर बिहेवियर, वी आर नर्चर्ड टू बिहेव इन सर्टेन वेज। तो आपको याद रखना है नेचर और नर्चर दोनों का जो डिबेट होता है, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट होता है, हेरिडिटी माइनस एनवायरनमेंट होता है, या फिर कुछ और आपसे हेरिडिटी भाग एनवायरनमेंट होता है, या फिर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है। तो आपको क्या बोलना है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है, यानी कि आपका जो वातावरण और आपकी जो आनुवंशिकता होता है उसका गुणनफल होता है बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने आप में 5 नंबर की वेटेज रखता है आपका किसमें, सीटेट के एग्जाम में। 5 नंबर में आपका टोटल इंक्लूसिव एजुकेशन पूछा जाता है, समावेशी शिक्षा पूछी जाती है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, इंक्लूजन का मतलब क्या है कि हर बच्चे को आपको क्या करना है, साथ में लेकर के चलना है। बेशक वो बच्चा देख नहीं पा रहा है, बेशक वो क्या है आपका, अगर उसका एक पैर खराब है, बेशक कोई बच्चा व्हील चेयर पे है, तो सारे बच्चों को आपको क्या करना है, इंक्लूजन करके चलना है, समावेश करके चलना है। सेग्रीगेशन आपको जो है वो नहीं करना है किसी भी बच्चे का। ठीक है, यानी कि अलग थलग महसूस नहीं करवाएंगे आप किसी बच्चे को, चाहे कोई बच्चा फिजिकली जो है एबल्ड नहीं भी है तब भी आप क्या करेंगे, उसको अलग थलग फील जो है बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये आपने समझ लिया, सारे बच्चे जो हैं आपके एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन इज़ नॉट अलाउड। इंक्लूसिव एजुकेशन में अलग थलग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। सेग्रीगेशन वर्ड वैसे भी मैंने आपको बताया था कि आपका क्या है, बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड आता है चाइल्ड पेडागोजी में। ठीक है, तो क्या होगा, नेचर है, जैसे कि भगवान ने जो सूरज की रोशनी दी है, हवा दी है, पानी दिया है, वो सबको बराबर दिया है। बेशक कोई फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर कोई बिल्कुल तंदुरुस्त है, सबके लिए सूरज की रोशनी समान है। तो इसी चीज़ को लेकर के, इस नेचर के लॉ को लेकर के ही कहा गया है कि भाई जब भगवान ने, प्रकृति ने किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया तो हमें भी नहीं करना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम, इन द सेम स्कूल. It means real learning opportunities for guys, for groups who have traditionally
बीन एक्सक्लूडेड। भाई समाज में जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन हम उनको स्कूल में एक्सक्लूड नहीं करेंगे, उनको क्या करेंगे, हम सेम क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे आप लोग, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने उनको स्कूल में भर्ती तो कर लिया, लेकिन क्या होगा, आप उनको अलग क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। भाई यहाँ पे इंक्लूड जो बच्चे हैं, स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं, उनको आप पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे स्पेशल बच्चों, यहाँ पे आप नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा भी नहीं करेंगे, एक ही क्लास के अंदर में आप सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। उनके लिए अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता है तो उसके लिए आप टेक्टाइल मटेरियल का यूज़ करेंगे, जिसको छू करके वो जो है चीज़ों को समझ सकता है। अगर कोई बच्चा ऊंचा सुनता है तो आप तेज बोल करके आप उस तक अपनी बात पहुंचाएंगे। थोड़ा सा अपने टीचिंग के जो मेथड है उसमें चेंज करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन अलाउ स्टूडेंट ऑफ ऑल बैकग्राउंड टू लर्न एंड ग्रो साइड बाय साइड टू द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको साथ लेकर के चलना है। इसी से रिलेटेड क्या है, एक आपसे ये पूछा जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन अलाउ स्टूडेंट ऑफ ऑल बैकग्राउंड टू लर्न एंड ग्रो साइड बाय साइड टू द बेनिफिट ऑफ ऑल। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान की बात की जाती है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में है कि हर बच्चे के लिए एक एजुकेशन प्लान होना चाहिए। भाई हर बच्चा अलग अलग योग्यता रखता है, तो उन सबको एक ही डंडे से हमें क्या है, नहीं हाँकना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेहतर एक तरीका कौन सा होता है इंक्लूजन को आपका करने का, तो क्या होगा, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, IEP भी इसको कहा जाता है, आपको याद रखना है। दूसरी बात आपसे पूछी जाती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो कितने वक्त के लिए होना चाहिए। भाई आधे घंटे के लिए होना चाहिए, 1 घंटे के लिए होना चाहिए, 1 वर्ष के लिए होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, ऑल टाइम के लिए होना चाहिए, फुल टाइम के लिए होना चाहिए। इंक्लूजन जो होना चाहिए वो फुल टाइम के लिए होना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों को आप एक साथ पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, तो सबसे फेवरेट जो सीटेट का है वो आपका डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, लैंग्वेज एंड रीडिंग डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग की डिसेबिलिटी आती है बच्चे को, ठीक है। जो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है, अब आपने यहाँ पे लिख दिया 100, वो उसको क्या पढ़ेगा, वॉज पढ़ेगा, ठीक है। आपने 12 लिखा है, उसको 21 पढ़ेगा। तो ये क्या होगी, आपकी डिसलेक्सिया से रिलेटेड होगी। डिस्कैलकुलिया क्या होती है, जब बच्चे को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, जब बच्चे को मैथ्स के फॉर्मूलाज को समझने में, मैथ्स की जो कैलकुलेशंस होती है उसको समझने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया क्या होता है, ग्राफ से आप याद रखेंगे, ग्राफ यानी कि लिखना, ग्राफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो उसको हम लिखेंगे, तो इसका मतलब एक राइटिंग डिसऑर्डर है। डिसग्राफिया का मतलब जब बच्चे की राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें हों। डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है जब इसकी मोटर कोऑर्डिनेशन में, जब उसकी सेंसरी इंटीग्रेशन में, यानी कि उसके हाथ पैर में उसकी जो चीज़ें, उसकी जो मोटर मूवमेंट है, जो उसके हाथ पैरों की मूवमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो वो उसमें प्रॉब्लम है, तो होगी डिस्प्रैक्सिया। मैंने आपको याद भी करवाया था, PR से आप याद रखना कि हाथ पैर में प्रॉब्लम होना यानी कि डिस्प्रैक्सिया में आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका डिसेबिलिटीज़, जो कि ये इतनी ही है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दो और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक होता है आपका कॉन्सेप्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग का और एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग का, यानी कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, दोनों में क्या अंतर है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है दिशाओं में सोचना। जब एक बच्चे को आपने एक प्रॉब्लम दिया, ये प्रॉब्लम दिया आपने एक बच्चे को, ठीक है, और उसने क्या बोला, इसका ये सॉल्यूशन होगा, इसका ये सॉल्यूशन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, हम इसके कई तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब बच्चा क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है, ठीक है, अपसारी चिंतन है उसके अंदर में। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, जब आपने एक प्रॉब्लम दिया उसका येस और नो में आंसर देना हो बच्चे को, ठीक है, ज़्यादा दिशाओं में वो ना सोच पाता हो या ज़्यादा दिशाओं में सोचने वाला आपने उसको प्रश्न नहीं दिया है, तो वो क्या होगा, अभी सारी चिंतन से रिलेटेड होगा। याद कैसे रखेंगे इसको, देखो आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा खाना अभी खाओगे या बाद में खाओगे, तो आपने कहा मम्मी आपकी मर्जी है, जब मर्जी बना दो। इसका मतलब आपने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए मम्मी को कि मम्मी जब मर्जी, आपकी मर्जी है, जब मर्जी बना देना, ठीक है। तो क्या हो गया, आपकी मर्जी मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, तो अब सारी चिंतन इस तरीके से याद रखना। अभी की अभी खाना है मम्मा, मेरे को बहुत तेज की भूख लगी हुई है, अभी के अभी खाना, यानी कि एक सिंगल ऑप्शन है मम्मी के पास में, अभी के अभी खाना बना के देना है, तो अभी सारी चिंतन याद रख लेना, ठीक है। इस एग्जाम्पल से, इस ट्रिक से याद रख लेना अभी सारी और अब सारी क्या होता है आपका, ठीक है। फिर आते हैं इवैल्यूएशन पर। इवैल्यूएशन क्या होता है आपका, जब हम बच्चे का कहीं ना कहीं उसको एक रैंक देते हैं, एक ग्रेड देते हैं, साल के अंत में जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं। इवैल्यूएशन हमेशा जजमेंट से रिलेटेड होता है, असेसमेंट जो होता है वो जजमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। इवैल्यूएशन मूल्यांकन क्या होता है, जजमेंट से रिलेटेड होता है। हम जज करते हैं वहाँ पे कि बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है,
तो इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन में आपका इवैल्यूएशन किस तरीके का होना चाहिए ये पूछा जाए तो क्या होना चाहिए, CCE को हम प्रमोट करते हैं, जिसको NCF प्रमोट करता है, ठीक है। क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन होना चाहिए, यानी कि सतत। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, सतत होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। और इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन होना चाहिए, यानी कि आपका जो इवैल्यूएशन है वो क्या होना चाहिए, सतत और व्यापक होना चाहिए। अब सतत का मतलब क्या है, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। भाई आपका जो एक घिसा पिटा जो हमारा एक एग्ज़ाम का सिस्टम होता था कि बच्चे का ईयर के एंड में एग्ज़ाम लिया जाता था, अब ईयर एंड में बच्चा बेचारा अगर बीमार हो गया, बेशक वो कितना ही पढ़ने में अच्छा हो, उसका पेपर अच्छा नहीं गया, तो आप ये कहेंगे ये तो नालायक है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ख़राब तरीका था इवैल्यूएशन करने का, एग्ज़ाम लेने का। तो अब CCE में क्या होता है कि आप उसको कंटिन्यू देखते हैं। आपने उसका वीकली टेस्ट लिया, फिर उसका मंथली टेस्ट लिया, फिर उसका ईयरली टेस्ट लिया, तो आपको पता है अच्छा वीकली में इसने अच्छा किया, मंथली में अच्छा किया, ईयरली में अच्छा नहीं किया, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा भाई कोई गड़बड़ है, ये बच्चा तो पढ़ने में अच्छा है लेकिन इसने अच्छा किया क्यों नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में आप उस बच्चे को नाप पाते हैं, आप उसको मेजर कर पाते हैं, उसकी जो सीखने की चीज़ें हैं उसको, ठीक है। फिर कॉम्प्रीहेंशन का मतलब उसके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस ऑल राइट डेवलपमेंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर टेस्ट लेना ही सब कुछ नहीं होता है, और ये डिसाइड कर लेना कि ये बच्चा अच्छा है या मतलब नालायक है, ये काफ़ी नहीं होता है। कॉम्प्रीहेंशन लेवल पर इवैल्यूएशन होना चाहिए, बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ में कच्चा है, बच्चा जो है उसका व्यवहार कैसा है स्कूल में, ठीक है, इमोशनली बच्चा कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है उनका भी मूल्यांकन बच्चे का होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका इवैल्यूएशन का आपको समझ में आ गया, वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू असेस द इवैल्यूएट एंड स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। तो ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन होना चाहिए, यानी सतत होना चाहिए, और सब एरियाज में उसका जो है इवैल्यूएशन होना चाहिए। दो चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे, एक होता है समेटिव असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव यानी कि सम कर देना, सम यानी कि क्या होता है आपका टोटल, टोटल यानी कि कंप्लीट साल भर का जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, जब आप फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं, जब आप टर्म एंड की बात करते हैं, कुछ की वर्ड्स हैं ये, टर्म एंड की जब हम बात की जाए, या फिर ईयर एंड की बात की जाए, या फिर आप कहें कि बच्चे का एक समअप कर दिया उसकी सारी चीज़ों को, तो क्या आएगा, समेटिव असेसमेंट कहलाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब आप उसको मंथली लेते हैं, वीकली लेते हैं, फॉर्मेटिव, ठीक है, फॉर यानी कि लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, यानी कि उसके लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए जो आप बीच बीच में टेस्ट लेते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक और समझ लेते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, फॉर लर्निंग क्या होता है, और असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। 1 मिनट दे दो, चलो। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है आपका, अधिगम का आकलन जिसको कहा जाता है, मतलब जो अधिगम हुआ है उसका आकलन करना, इसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट, यानी कि अधिगम का आकलन, इसको हिंदी में समझ लेना, अधिगम का आकलन मतलब जो अधिगम हुआ उसका आकलन करना, उसका असेसमेंट करना, यानी कहीं ना कहीं क्या होगा, समेटिव होगा। ऑफ जहाँ पे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, समेटिव होगा, यानी जो अधिगम हो चुका है उसका एंड में आकलन करना क्या होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फोर यहाँ से पकड़ लो और इससे क्या बना दो, फॉर्मेटिव बना दो, ठीक है, फोर यहाँ से उठाओ और फॉर्मेटिव बना दो। असेसमेंट फॉर लर्निंग अगर पूछा जाए क्या होता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है अधिगम के लिए आकलन, यानी कि और सीखने के लिए आकलन। बच्चे ने 1 हफ्ते में कितना सीखा उसका आपने टेस्ट ले लिया, ठीक है, और आगे उसको क्या क्या कमियां रह गई उसकी सीखने में, उसको आगे अधिगम करवाना है, उसको आगे लर्निंग करवानी है, उसके लिए आकलन जब किया जाता है तो उसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन, यानी कि लर्निंग के रूप में आकलन क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है। जब आप सीटेट की तैयारी करते करते और आप क्या करते हैं, एक टेस्ट लगा करके देखते हैं, कोई मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं, या प्रीवियस ईयर उठा करके देखते हैं, और उसमें देखते हैं अच्छा भाई अभी तो मेरे 150 में से 100 बन रहे हैं, इसका मतलब मुझे और तैयारी की ज़रूरत है। इसका मतलब ये क्या हो गया, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि जब हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग। जब आप आकलन करते हैं बच्चे का, जब आप असेसमेंट लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि 1 महीने के अंदर बच्चे ने सीखा और उसके अंदर बच्चे को कुछ कुछ चीज़ों में क्या है, उसकी लर्निंग में कुछ गैप रह गए हैं, कुछ चीज़ों में उसको कन्फ्यूजन है। आपको ये कैसे समझ में आया, आपको कैसे समझ में आया, डायग्नोस्टिक टीचिंग से समझ में आया। आपने उसका असेसमेंट लिया, डायग्नोज किया उसके गैप्स को कि अच्छा इस बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जब भी आप बच्चे के गैप्स का पता लगाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स का पता लगाएंगे, तो आप कहाँ लाई कर रहे हैं, आप डायग्नोस्टिक टीचिंग में लाई कर रहे हैं। डायग्नोस टेस्ट भी आप कह सकते हैं इसको।
जब भी आप उसकी समस्या का पता लगाते हैं, यहाँ पे काम सिर्फ पता लगाने तक का होता है, रेमेडी देने का काम यहाँ पे नहीं होता है। डायग्नोस टीचिंग में आप पता लगाते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में, रेमेडियल टीचर में आप उसको क्या करते हैं, रेमेडी देते हैं, उपचार देते हैं। बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा, किस वजह से प्रॉब्लम है, वो आप क्या करते हैं, रेमेडियल टीचर में उसको, टीचिंग में उसको उपचार देते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। डायग्नोज में सिर्फ आप डायग्नोज करते हैं, समस्या का पता लगाते हैं। रेमेडियल टीचिंग में आप उसका समाधान करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर 2005 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे बड़ा नारा इसका क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि जो इतने बड़े बड़े बैग लाद करके बच्चे जाते हैं अपनी कमर पर, उस बोझ को हमें कम करना है। और दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब क्या है, क्या बोला जाता है, लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब क्या होता है, क्या किताबों के वजन को कम करना सिर्फ लर्निंग विदाउट बर्डन है? जी नहीं, सिर्फ किताबों का वजन कम नहीं करना है, बच्चे की अबोध के भाव को कम करना है। अबोध का भाव का कम करना मतलब क्या होता है भाई, बच्चे को आपने ऐसी चीज़ें सिखा रखी है जिसका उसकी रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं है, जिसका उसकी रियल लाइफ में कहीं यूज़ नहीं होता है, उस भार को कम करना है। और बच्चे को सारी चीज़ें वो सिखानी है जो उसको रियल लाइफ से जोड़ती हो। लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब ये है कि बच्चे को वो फालतू चीज़ें सिखानी नहीं है आपको जो उसकी ज़िंदगी में आगे कहीं काम नहीं आनी रियल लाइफ में, बल्कि बच्चे को वो चीज़ें सिखानी है जो उसकी रियल लाइफ में काम आएंगी। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल क्या क्या कहते हैं इसके, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में देख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ क्या कहता है आपका कि नॉलेज शुड बी लिंक्ड टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। नॉलेज को, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनाइए बच्चे को, ऐसा ज्ञान उसको मत दीजिए जो उसके बाहर में कहीं काम नहीं आता हो। ठीक है, फ्रीइंग द स्कूल फ्रॉम रोड सिस्टम, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कीजिए, बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू सिखाइए, उसको खुद से कंस्ट्रक्ट करने दीजिए, नॉलेज को, रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाए। टेक्स्ट डिस्कशन शुड नॉट रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, यानी कि पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए कि भाई ये तुम्हारी बुक है, ये तुम्हारा सिलेबस है, इसको घोट के पी जाओ और बस हो गया 90% मार्क्स ले आओ। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी शिक्षा का उद्देश्य है कि वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंट्रिक हो। टेक्स्ट बुक सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल होनी चाहिए, सर्वे सर्वा आप टेक्स्ट बुक को नहीं मानेंगे। क्लासरूम शुड बी कनेक्टेड टू एक्टिविटीज़ एंड इट शुड बी मेड फ्लेक्सिबल, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उसे लचीला बनाया जाए, उसको गतिविधियों से जोड़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान ना दिया जाए कक्षा में, बल्कि एक्टिविटीज़ भी करवाई जाए। द स्टूडेंट शुड बी रेडी फॉर द नेशनल वैल्यूज़ और द वैल्यू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों और राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को पाठ्य चर्चा में शामिल भी किया जाना चाहिए। भाई बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल चीज़ें ना समझे, सिर्फ जॉब के लिए तैयार ना करें, बल्कि बच्चे के अंदर कुछ नेशनल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए कि वो कल के वो अपने देश के खिलाफ खड़ा होकर के नारे ला लगाए, कम से कम उसको इतनी तो है आपके अंदर, उसने नेशनल वैल्यू आपको भरनी है एज ए टीचर। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को पाठ्य चर्चा में आपको क्या करना है, शामिल करना है, जिससे बच्चा जो है अपने देश के प्रति सेंसिटिव रहे, थोड़ा सा क्या रहे, देशभक्ति के प्रति। ठीक है, चलिए, और वो पता भी लगा पाए कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी उसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है उसके इमोशंस का, सिर्फ और सिर्फ देश का नाम लेकर के, तो इस पे भी क्रिटिकली वो सोच पाए। इस तरीके से हमें उसको तैयार करना है। ठीक है, फिर आता है आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संशोधन 2002 को संशोधित करके लाया गया। कब लाया गया? 86वें संशोधन में लाया गया और 2002 में संशोधित करके लाया गया। ये आपका आरटी एक्ट जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इंग्लिश बहुत देर से होगी, अब थोड़ी हिंदी पढ़ लेते हैं। तो क्या करना है आपको कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं ना, उनको राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा देनी है, बिल्कुल फ्री देनी है, कोई डोनेशन नहीं लिया जाएगा, कोई एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी उनसे। 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संशोधन किया गया। इसमें अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया। 21(1) में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। जैसे हमारे पास में और बाकी अधिकार हैं कि भाई आपको एजुकेशन का अधिकार है, कौन सा धर्म है अपनाना है आपको, वो धार्मिक अधिकार है, उसी तरीके से 21(a) को जोड़ा गया और इसमें क्या अधिकार दिया गया कि शिक्षा का जो अधिकार है वो भी हमारा मौलिक अधिकार है, उससे कोई भी आपको वंचित नहीं कर सकता, और कोई वंचित करता है तो उसके लिए क्या होगा, कानूनी
कार्रवाई की जाएगी। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट को पूरे भारत में लागू किया गया। आपको देखो, आप देखोगे कि एक्ट क्या है, 2009 का है, लेकिन लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 को इसको पूरे भारत में लागू किया गया। और पूरे विश्व में भारत जो था वो 135वां देश था इस अधिकार को लागू करने वाला। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आपके आरटीई के बारे में, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु तक प्रथम कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाता है तो उसे बाद में उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। भाई कोई बच्चा है जो कि 6 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जा पाया है, तो ऐसा नहीं है कि जब वो स्कूल में जाएगा तो आप उसको फर्स्ट क्लास से बैठा दोगे, आप उसको, ठीक है, कि आप उसको फर्स्ट क्लास में बैठा दोगे। या कोई 9 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप उसको पहली क्लास से स्टार्ट करोगे, जी नहीं। 9 क्लास के बच्चे को अगर तीसरी क्लास में होना चाहिए तो आप उसको तीसरी क्लास में एडमिशन दोगे उसकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा, किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त कोई स्कूल जो है, बिना मान्यता प्राप्त कोई भी जो है वो स्कूल नहीं चला पाएगा। इस नियम के तहत सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 25% जो सीटें हैं वो SC, SC, OBC और BPL छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, सरकारी और निजी सभी संस्थानों में जो 25% सीटें हैं वो आपकी SC, ST के लिए रिजर्व रहेंगी। गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर क्या होगा, एक शिक्षक होना चाहिए, यानी कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक क्लास में हो सकता है, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। भाई अगर आपने बीएड वगैरह नहीं कर रखा है, कुछ और टीचिंग ट्रेनिंग नहीं कर रखी है, तो आपके जॉब लगने के 5 वर्ष के अंदर अंदर आपको इस चीज़ को कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोहिबिट्स क्या करता है, यानी इसकी जो चीज़ें हैं जिसके लिए मना करता है ये वो क्या चीज़ें हैं, फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट। आप किसी भी बच्चे को मुर्गा नहीं बनाएंगे, उसके मतलब ऐसे पीठ पे ईंट रख के उसको नहीं चलवाएंगे पूरे ग्राउंड में। ये सारी चीज़ें, मेंटल हैरेसमेंट और आपका फिजिकल पनिशमेंट, दोनों ही आपकी क्या है, बिल्कुल ही आपको नहीं देनी है बच्चे को। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, बच्चे को लेते हैं, आजकल दुनिया भर के टेस्ट होते हैं जब बच्चा एडमिशन करवाने जाता है। इस तरीके का कोई भी प्रोसीजर आपको एडमिशन के टाइम पे नहीं करना है। कैपिटेशन फीस आपको नहीं लेनी है बच्चे से। प्राइवेट ट्यूशन्स टीचर जो है वो नहीं देंगे, जो कि आज की डेट में आप देखते हो बहुत ट्रेंड पे है। स्कूल में तो पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन कहेंगे हमारे पास ट्यूशन आ जाओ, है ना। रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, ये भी आपका जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो नहीं करनी है। फटाफट से देख लेते हैं वर्किंग डेज ऑफ टीचर। शिक्षक के कार्य दिवस जो कितने होने चाहिए, 1 से 5वीं क्लास यानी प्राथमिक स्तर पर 200 कार्य दिवस होने चाहिए, यानी कि 200 वर्किंग डेज होने चाहिए टीचर के। 6 से 8 यानी माध्यमिक स्तर पर क्या होगा, 220 कार्य दिवस। सॉरी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो बिल्कुल भी मतलब मेरे हाथ में नहीं है। कोल्ड एकदम ठीक हो गया, लेकिन ये खांसी है जो मतलब बेवक्त आ जाती है अगर मैं ज़्यादा देर तक बोल लेती हूँ तो क्या होगा, 6 से 8 साल जो माध्यमिक स्तर होता है उस पर 220 दिन होने चाहिए, 220 कार्य दिवस, 220 जो है वर्किंग डेज होने चाहिए टीचर के। 1 से 5 यानी माध्यमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक 800 इंस्ट्रक्शनल आवर होने चाहिए। अगर घंटों में पूछा जाए तो 800 घंटे होने चाहिए, दिन में पूछा जाए तो 200 दिन होने चाहिए। ठीक है, 1 से 5 में 200 होंगे, 6 से 8 में 220 होंगे, इतना याद रख लेना। 200 और 220 है प्राइमरी और उसका लगा करके। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आप देख लेना 800 और 1000 याद रख लेना। ठीक है, 800 किसके लिए है, 1 से 5वीं कक्षा के लिए, और 6 से 8वीं कक्षा के लिए 1000 घंटे शैक्षणिक घंटे। ठीक है, प्रति सप्ताह शिक्षक हेतु न्यूनतम कार्य घंटे, पूरे वीक में 45 घंटे एटलीस्ट जो है टीचर का काम होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल पर 1st to 8 तक में क्या होगा, रेशो क्या रहेगा, 35 बच्चों पे एक टीचर हो सकता है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ हेडमास्टर इफ़ देयर आर 100 स्टूडेंट। अगर मोर देन 100 स्टूडेंट है तो वहाँ पे एक हेडमास्टर ज़रूर होना चाहिए स्कूल में। उच्च प्राइमरी स्तर पर शिक्षक का अनुपात 1 से 8वीं तक क्या होगा, 35 से 1 होगा। या आपने देख ही लिया, हिंदी का सिर्फ ये इंग्लिश वाला हिंदी में है। 100 से अधिक छात्र होने पर एक प्रधानाध्यापक जो है वो होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। समाजीकरण क्या होता है, भाई बच्चा जो होता है छोटा होता है तो कुछ नहीं जानता होता उसके आसपास में क्या है क्या नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो क्या होता है, सोशलाइजेशन इज़ हाउ वी लर्न द नॉर्म्स एंड बिलीफ ऑफ आवर सोसाइटी। हमें पता चलता है अच्छा समाज में ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है। ठीक है, वो क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। फ्रॉम आर अर्लीस्ट फैमिली एंड प्ले एक्सपीरियंसेस, किससे सीखते हैं हम, अपने
अर्लीस्ट फैमिली से, दादा दादी से, मम्मी पापा से, चाचा चाची से, सबसे सीखते हैं हम लोग और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। वी आर मेड अवेयर ऑफ सोसाइटल वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशंस। हम लोग अवेयर होते हैं, जानकार बनते हैं कि सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ हैं और सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। जब बच्चा छोटा होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ना तो वो सोशल होता है ना वो सोशल होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो चीज़ों को सीखता है, सोसाइटी में क्या चीज़ है जो मानी जाती है, क्या चीज़ है जो नहीं मानी जाती है, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, एक होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होगा, आपकी फैमिली आएगी हमेशा। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में दुनिया भर की चीज़ें हो सकती है फैमिली के अलावा, स्कूल, आपका नेबरहुड, आपका पीयर हो गया और दुनिया भर की चीज़ें, आपके फ्रेंड्स हो गए सारी चीज़ें सेकेंडरी में आएंगी। लेकिन हमेशा याद रखना फैमिली आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन में आएगी। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या चीज़ आएगी, तो आप हमेशा याद रखना, ऑप्शन चाहे कितना ही घुमा दिया जाए, जिस ऑप्शन में फैमिली होगा ना वो कभी सेकेंडरी में नहीं आएगा, वो हमेशा प्राइमरी में आएगा। उसके अलावा जो चीज़ें, नेबरहुड कई बार प्राइमरी में आ जाएगा, कई बार सेकेंडरी में आ जाएगा, ये ऑप्शन में चेंज होते रहते हैं। लेकिन फैमिली को हमेशा याद रखना, फैमिली आपकी प्रायोरिटी होती है और फैमिली हमेशा प्राइमरी सोशलाइजेशन में आएगी, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, फैमिली को प्राइमरी लेके चलना हमेशा। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से होते हैं भाई, फैमिली है। बच्चा क्या है, सबसे पहले जितनी चीज़ें सीखता है सोसाइटी के बारे में अपनी फैमिली सीखता है। कहाँ से, जैसे वो सीखता है सारी मॉरल वैल्यूज़, घर में कोई आया है उसके पैर छूने हैं, त्यौहार पे पैर छूने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है। हमारे कल्चर में क्या क्या चीज़ों को माना जाता है, किस किस तरीके से सेलिब्रेशन होता है, तो सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखता है। फिर वो स्कूल से सीखता है। दूसरा उसका एजेंट होता है स्कूल, जहाँ से वो नए नए दोस्त बनाता है, जहाँ उसको सिर्फ अपने धर्म की चीज़ें पता थी, अपने घर की चीज़ें पता थी, अपनी सोसाइटी की चीज़ें पता थी, वहाँ वो चार और दोस्तों से मिलता है और उनसे पता चलता है उसे अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। पीयर ग्रुप, अपने दोस्तों से सीखता है 70 तरीके की चीज़ें अपने दोस्तों से, अच्छी बुरी हर तरीके की चीज़ें से सोशलाइजेशन होता है बच्चे का। मास मीडिया, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा टॉप पे मैं कहूँगी काम कर रहा है बच्चे के सोशलाइजेशन में। बच्चा हर चीज़ जो है वो फ़ोन से सीखता है। आज की डेट में कोरोना में आपने देखा होगा एजुकेशन सिस्टम भी हमारा सारा का सारा जो है वो फ़ोन पे ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सारे क्या हैं, एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के। उसके बाद अगर हम बात करें, एक टॉपिक आ जाता है मोटिवेशन का। मोटिवेशन में क्या है, दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, आंतरिक मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन हमेशा याद रखना, इंटरनल का मतलब होता है जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आप अपने लिए चीज़ें करते हो, जो आप अपने अपने मन के लिए चीज़ें करते हो, वो इंटरनल मोटिवेशन है। उसका जो खुशी है वो बाहर नहीं है। मतलब आपको पढ़ाना है सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे मिलेंगे, आपको टीचर बनना है सिर्फ इसलिए नहीं कि सैलरी मिलेगी, वो क्या हो गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। जो भी पर्पज़ है वो अगर बाहर है तो एक्सटर्नल होगा। इंटरनल मोटिवेशन, अब मैं वीडियोस बना रही हूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं। आप खुद देख लो, 1 साल 1.5 साल हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए। अगर मेरी जगह कोई और होता तो चैनल मतलब 1 महीने ट्राई करता, 6 महीने ट्राई करता, साल भर ट्राई करता, छोड़ देता। उसके बाद में भाई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, या फिर बच्चे नहीं जुड़ रहे बहुत ज़्यादा, या शेयरिंग नहीं हो रही है। लेकिन मुझे मतलब इस चीज़ से कि मुझे जो आता है वो मुझे शेयर करना है बच्चों तक। अब मेरे लिए इंटरनल मोटिवेशन उन अपने से है, खुद से है, मुझे पढ़ाना पसंद है, मैं पढ़ा रही हूँ। मैं उन 22 बच्चों के बारे में सोचती हूँ जो मेरे चैनल पे कमेंट भी करते हैं, जो मेरे चैनल के भरोसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन 220 बच्चों के बारे में नहीं सोचती जो शेयर नहीं करते, या फिर जिनको कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन एप्रिसिएशन का एक वर्ड नहीं लिखते। मैं उन 20 बच्चों के बारे में सोचती हूँ जो इस चैनल से पढ़ना चाहते हैं। तो क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं। आज तक मुझे अपने चैनल से फ़िलहाल आज की डेट तक मुझे 1 रुपया भी यहाँ से रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए अगर ये 4 घंटे की वीडियो बना रही हूँ CDP की, तो ये क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है। मैं करना चाहती हूँ आपके लिए, मेरे लिए एक एक्सक्यूज़ काफ़ी है कि मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है, लेकिन मैं वो एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती आपको, क्योंकि ये मेरा इंटरनली मुझे खुशी मिलती है आप लोगों से इंटरेक्ट करके, आप लोगों के साथ में अपनी नॉलेज को शेयर करके। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, जहाँ पे सारी चीज़ों का स्रोत जो है वो बाहरी है। ये काम कर दो तो आपको पैसे मिलेंगे, ये काम कर दो आपको चॉकलेट मिलेगी। बच्चे को अगर आप ये कह दो चॉकलेट मिलेगी, होमवर्क कर दो, तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन में बच्चा काम कर रहा है, ठीक है। अपने सीखने के लिए, जब भी कोई चीज़ आप अपने सीखने के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए करते हो तो वो इंटरनल मोटिवेशन में आता है। जब भी कोई भी कारण बाहर है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, कोई भी और सुरक्षा है, तो क्या होगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन में आएगा, ठीक है। अब मोटिवेशन का एक साइकिल अब्राहम मैस्लो ने, वो बाद में डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन साइकिल देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने कोई एक ज़रूरत होती है। जब आप मोटिवेट होते हैं तो आपके सामने एक नीड होती है। भाई आपके सामने क्या है, सीटेट को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। आपके सामने नीड है कि आपको टीचर बनना है,
ठीक है। नीड क्या है, आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है। अब क्या होगा, ये वाली जो नीड है ये आपको ड्राइव करेगी, ठीक है, ये आपको क्या है, चलाएगी कि भाई तू पढ़ पढ़ पढ़, तेरे को टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, पढ़। ये आपको ड्राइव करेगी। ड्राइव करने से क्या होगा, आपके अंदर अराउजल होगा, एक ज्वाला जलेगी, एक आग जलेगी पढ़ने के लिए। आप दिन रात पढ़ोगे कि हाँ भाई ठीक है मुझे टीचर बनना है। गोल डायरेक्टेड आप बिहेवियर करोगे। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब आप टेट मंथन की वीडियोस देखोगे सारी की सारी, है ना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी अपने गोल को पाने के लिए आप बिहेवियर करोगे, ठीक है, वीडियोस देखोगे, नोट्स बनाओगे, सब कुछ करोगे, और एक दिन क्या होगा, आप अचीव कर लोगे उस गोल को और आप टीचर बन गए, ठीक है। केवीएस में बन गए, या हरियाणा में बन गए, या दिल्ली में बन गए, आप टीचर बन गए। अब क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। जो आग आपके अंदर यहाँ जल रही थी ना, वो यहाँ पे क्या होगी, बुझ जाएगी, क्योंकि ये वाली जो नीड थी आपकी पूरी हो गई। अब क्या होगा, कोई और नीड आएगी आपको बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, 70 तरह की नीड होती है। आपके सामने कोई और नीड आएगी, फिर वो आपको ड्राइव करेगी, फिर तो ये साइकिल जो होता है वो इसी तरीके से आपका क्या है, चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब्राहम मैस्लो की थ्योरी जो दी है अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दी है मोटिवेशन के बारे में। अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहली जो स्तर होता है नीड्स का, वो क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड होती है। इंसान सबसे पहले अपनी रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना चाहता है। इसको हम बेसिक नीड बोलते हैं, जो सेफ्टी नीड होती है और फिजियोलॉजिकल नीड। भाई क्या चाहिए, सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, रेस्ट करने के लिए घर चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान आपका क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल नीड होगी। फिर हो गया आपकी सेफ्टी नीड। रोटी कपड़ा मकान तो मिल गया, लेकिन रहने के लिए अच्छा घर भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर दूसरे दिन आपको घर बदलना पड़े, अपना घर चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी और सेफ्टी की नीड आपकी किस में आ जाती है, सेकंड नंबर पे। सबसे पहले पेट पूजा करता है इंसान, सबसे पहले अपने पेट के बारे में सोचता है। उसके बाद में इंसान किसके बारे में सोचता है, सेफ्टी के बारे में सोचता है। जब भूखा होता है ना इंसान, तो उसको किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा होता, वो खाना ढूंढने के लिए जंगल में भी निकल जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है सेफ्टी नीड। थर्ड नंबर पे जब ये दोनों नीड पूरी हो जाती है ना इंसान की, जब उसके पास में खाना भी है, सेफ्टी भी है, सब कुछ है, तब उसके पास में उसको एहसास होता है कि अब तो भाई एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई इसको पिलाने वाली हो, है ना। बिलोंगिंगनेस एंड लव, यानी उसको अब रिलेशनशिप चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, तीसरी तरह की नीड होती है जब आप लव और बिलोंगिंगनेस चाहते हो, ठीक है। चौथी तरह की नीड होती है एस्टीम, प्रेस्टीज और फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे अनु कुमारी का एग्जाम्पल अगर आपने सुना होगा, एक आईएएस ऑफिसर है, उसके पास क्या है, तीनों नीड उसकी पूरी हो रही थी, ठीक है। भाई शादीशुदा है, उसके बाद सेफ्टी नीड भी थी, इसके अलावा आपकी जो ज़रूरत थी बेसिक वो भी पूरी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने अंदर एक कमी महसूस करना कि नहीं यार मुझे कुछ तो करना है, कुछ अलग करना है। तो क्या किया, आईएएस की तैयारी करी और आईएएस बन गई, ठीक है। एस्टीम नीड यानी कि अपने आप जो एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग होती है, वो एस्टीम नीड, भाई मतलब थोड़ा सा क्या होना चाहिए, एक गर्व वाली पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे हाईएस्ट होती है, यहाँ तक तो बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है। जब अपना फुल पोटेंशियल देते हैं इंसान, ये होता है आपका, जैसे कि आर्मी में अगर कोई इंसान देश के लिए शहीद हो जाता है तो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पर है वो, ठीक है। तो ये 4-5 तरीके की नीड जो दी है, तो जो स्टार्टिंग वाली होती है 2, इनको हम बेसिक नीड बोलते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल नीड होती है एस्टीम वाली और बिलोंगिंगनेस वाली, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली सबसे लास्ट वाली होती है। तो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है ये आपकी, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का चैप्टर। आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, सबको आपको पता है, यानी कि हर बच्चा आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, वो हर बच्चा 25 बच्चे हैं, तो हर बच्चा जो होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। उसके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, भाषा, दिखने में 2 ट्विंस बच्चे भी जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं किस किस आधार पर होते हैं, उनके एटीट्यूड्स में फ़र्क हो सकता है, दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है उनके, ठीक है। मोटर एबिलिटीज़ में, यानी बच्चे की जो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है उसमें अंतर हो सकता है। बच्चे के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है, किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट है। बच्चे की अभिरुचि में भी अंतर हो सकता है, उसके एप्टीट्यूड में अंतर हो सकता है, अलग अलग बच्चे का अलग अलग एप्टीट्यूड हो सकता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स में बच्चा अलग अलग हो सकता है, ठीक है, वो उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कल्चर वाइज अलग अलग कल्चर में आते हैं बच्चे, ठीक है। तो संस्कृति के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है। भाई बच्चा जो है एक गरीब फैमिली से है, एक अमीर फैमिली से है, एक को सारी सुविधाएं मिलती हैं, एक को सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। पर्सनैलिटी के बेसिस पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंदर में पाए जाते हैं। तो ये वो सारे आधार हैं जिसके बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपसे अगर पूछा जाए कि रीज़न क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही रीज़न है, पहला हेरिडिटी, दूसरा एनवायरनमेंट। सब बच्चों को अपने अपने माता पिता से अलग अलग जीन्स मिले हैं, ठीक है।
सब बच्चों को क्या अपने माता पिता से अलग अलग जीन्स मिले हैं, दूसरा सबको अलग अलग एनवायरनमेंट मिला है। ये दो ही चीज़ें हैं जो कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण बनती है, तीसरा कोई कारक है नहीं आपका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरप्ले। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। भाई सारे बच्चे आपकी क्लास में अगर एक ही तरीके के नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उन बच्चों में विभेदी अनुदेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देने होंगे या फिर एक ऐसे मेथड का इस्तेमाल करना होगा आपको जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट दे सकें। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान जो होता है वो भी इसी चीज़ को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं आपके। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपके क्या है, अलग अलग तरीके के बच्चे हो सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको विजुअली ज़्यादा अच्छे समझ में आता हो, यू प्रेफर यूजिंग पिक्चर्स, इमेजेस, ये सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं। म्यूजिकल बच्चे होते हैं, उनको क्या है, साउंड और म्यूजिक ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। वर्बल इंटेलिजेंस रखते हैं जो बच्चे, उनके अंदर क्या है, उनको वर्बली बोला हुआ ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। कुछ बच्चों को मैथ्स जो होता है, लॉजिक जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को सोशल तरीके से, यानी उनको आप ग्रुप एक्टिविटी दे दो तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये लर्निंग स्टाइल होता है अलग अलग बच्चों का, ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। भाषा और विचार क्या है, तो प्याजे और वाइगॉत्स्की के बारे में हम देखेंगे लैंग्वेज और थॉट क्या है। लैंग्वेज क्या है, थॉट क्या है। भाई कुछ लोग कहते हैं लैंग्वेज पहले आई, कुछ लोग कहते हैं थॉट पहले आया, पर हम लोग सभी जानते हैं कि लैंग्वेज और थॉट जो है वो आपस में साथ में चलते हैं। इन दोनों को आपस में क्या है, एक इंटर रिलेशन है। भाई आपके दिमाग में पहले एक विचार आता है, उस विचार को एक्सप्रेस कैसे करोगे, जब तक आपके पास में लैंग्वेज नहीं होगी, जब तक आपके पास में भाषा नहीं होगी, तब तक उस विचार को आप सामने रखोगे कैसे। वही सेम चीज़ अगर हम थॉट के बारे में बात करें, विचार के बारे में बात करें, अगर आपके पास में कोई भाषा ही नहीं है तो आप सोचोगे किस भाषा में। भाई आप कुछ भी चीज़ अपने दिमाग में, जब 24 घंटे हम कुछ सोचते रहते हैं तो किसी भाषा में तो सोचते होंगे ना। जो हिंदी बोलता है वो हिंदी में सोचता होगा, जिसकी मदर टंग इंग्लिश है वो इंग्लिश में सोचता होगा, जिसकी मदर टंग केरला में जो रहता है वो तो वहाँ की मदर टंग में सोचता होगा, मलयालम में। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपकी मदर टंग है उसमें तो आप सोचते हैं ना। इसका मतलब लैंग्वेज और थॉट जो है वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर में, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्याजे और वाइगॉत्स्की के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। अकॉर्डिंग टू प्याजे लैंग्वेज डिपेंड ऑन थॉट फॉर इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं कि थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। प्याजे कहता है विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। भाई बच्चा जब बोल नहीं पा रहा होता है, जब उसको कोई भाषा नहीं आती, तब भी तो उसके दिमाग में विचार आता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है। तो प्याजे के अनुसार क्या है, भाषा से पहले विचार आता है। वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं, वाइगॉत्स्की कहते हैं कि थॉट्स एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम। ठीक है, सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, मर्जिंग एट अराउंड 3 ईयर ऑफ एज, प्रोड्यूसिंग वर्बल थॉट, इनर स्पीच हो जाती है। यानी कि वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं कि जीवन के शुरुआत के साल में तो ये दोनों अलग अलग प्रणालियाँ होती है, लैंग्वेज अलग होता है, थॉट अलग होता है, लेकिन धीरे धीरे करते 3 साल तक की उम्र तक बच्चा जब आता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। प्याजे क्या कहते हैं, प से प्याजे और प से प्याजे बात करते हैं कि विचार पहले आता है और लैंग्वेज बाद में आती है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, सारी पेडागोजी आपकी एक्चुअली इसी से बेस्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड ही आपकी सारी पेडागोजी है। बच्चे के अधिकार में जो बात हो रही है वो सही है, बच्चे के अधिकार में जो बात नहीं हो रही है वो गलत है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग करना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सिखाना। ठीक है, जॉन डुई जिसके बारे में बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, पहले क्या होता था, चाइल्ड सेंटर्ड से पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुआ करती थी। पहले जब टीचर सेंटर्ड आपकी एजुकेशन हुआ करती थी तो क्या होता था कि बच्चा जो है वो केंद्र में नहीं होता था, सिर्फ टीचर को जो है एक केंद्र माना जाता था। अधिगम का केंद्र किसको मानते थे, सेंटर ऑफ लर्निंग किसको माना जाता था, टीचर को माना जाता था कि बच्चे को कुछ नहीं पता है, सब कुछ टीचर को पता है। टीचर क्या है, उनको भरेगा, खाली बर्तन की तरह उनके अंदर दिमाग में नॉलेज भरेगा। और बच्चों की हालत कुछ ऐसी होती थी कि वो बैठे रहते थे बेचारे, कुछ तो सो रहे होते थे कि भाई टीचर को बैठ करके मैं चुपचाप सुनना है, बीच में बोलना भी क्या है, बिल्कुल मतलब ऐसे, मतलब घोर अपमान के समान होगा टीचर का अगर बीच में बोल दिया किसी ने तो ये पहले के ज़माने का होता था। लेकिन आज के टाइम पे हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को मानते हैं, यानी बच्चा और टीचर जो है वो एक्टिवली दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग के अंदर में। स्टूडेंट सेंटर्ड एनवायरनमेंट जो है वो किस इस तरीके का होता है कि टीचर और बच्चे जो है वो साथ में मिल करके सीखते हैं, सिखाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है,
चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्लेसेस द चाइल्ड फर्स्ट, जो हमारी पेडागोजी बात करती है, जो एनसीएफ बात करता है, ये सबसे पहला स्थान बच्चे को देते हैं। चाइल्ड सेंटर लर्निंग इज फोकस ऑन द स्टूडेंट्स नीड, एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड द लर्निंग स्टाइल विद द टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। आपको याद रखना है, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी के अकॉर्डिंग क्या होता है, टीचर क्या होता है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है, सिर्फ एक सुविधादाता होता है। बच्चा जो होता है, विद्यार्थी जो होता है, उसको सर्वप्रथम रखा जाता है, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से, उसकी योग्यताओं के हिसाब से उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और टीचर क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको गाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्या है इसके अंदर में, नेक्स्ट है आपका इसी टीचर सेंटर से रिलेटेड क्या है, एक कोट है कि टेल मी एंड आई फॉरगेट। जब आप मुझे बताओगे लेक्चर की तरह तो मैं उसको भूल जाऊंगा। टीच मी एंड आई रिमेंबर, जब आप मुझे टीच करोगे एक टीचर की तरह, टिपिकल तरीके से मुझे पढ़ाओगे तो क्या होगा, मैं याद कर लूँगा, रट लूँगा चीज़ों को। लेकिन इन्वॉल्व मी, अगर आप मुझे इन्वॉल्व करोगे, मुझे प्राथमिकता दोगे, एज अ चाइल्ड मुझे समझोगे, एंड आई लर्न, तो मैं क्या करूँगा, एक बेंजामिन का ये थॉट है कि आप क्या करोगे, जब मुझे इन्वॉल्व करोगे साथ में सीखने के लिए तो मैं क्या करूँगा, लर्न करूँगा, सीखूँगा, ठीक है। तो इस कोट से आपको याद रखना है किस पे है, आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे। कुछ की पॉइंट्स आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के क्या है कि शिक्षा का केंद्र बच्चा होना चाहिए, चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। स्टूडेंट आर एक्टिव पार्टिसिपेट इन लर्निंग, बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करनी है, ऐसे नहीं है कि वो पैसिव इमिटेटर बने हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, उनको एक्टिव पार्टिसिपेट करने देना है लर्निंग में। दे कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज एंड स्किल, वे नए ज्ञान और कौशल का निर्माण कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एज ए टीचर आपको ही आता और आप उसके अंदर भरेंगे, वो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फोकस ऑन ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर आपको ध्यान देना है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या कहती है कि आपको बच्चे के सारे एरियाज़ का डेवलपमेंट करना है, सिर्फ पेन पेपर में उसको आपको मतलब माहिर नहीं बनाना है। इंडिविजुअल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षा देनी है, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना है। द स्टूडेंट चूज द कोर्सेज, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट है, जो उसकी योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चलिए भाई, ये आपका आज का सीडीपी का पूरा रिवीजन था जो मैं आपकी करवा चुकी हूँ। हमारा आज का डिस्कशन था जिसमें कि मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में सीटेट से रिलेटेड सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस, सिर्फ 3 थ्योरी, प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की, प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की, तीनों को मैं आप लोगों के साथ में एक सेपरेट वीडियो में विद क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता और मैं भी खुद भी ये कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती मैं एक्चुअल में, ठीक है। बीच बीच में मैंने काफ़ी पॉज लिया है इस वीडियो को, पानी का बॉटल में एकदम पास में लेकर के बैठी हूँ, तब जा करके शायद मैं इसको कर पाई हूँ। और आपको काफ़ी शायद बीच में लगेगा कि हाँ बीच में कट रही है वीडियो, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी रिवीजन आपकी हो सके एक ही वीडियो में। और इस वीडियो को देख करके अगर आप पेपर में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी हेल्प मिली है इस वीडियो से, ठीक है। सारी हमने कवर किया है जो सीडीपी का कंटेंट है आपका, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।